Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of fifth poem of the book Flamingo, Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrienne Rich. Adrienne Rich, जिनका बर्थ हुआ May 16, 1929, बाल्टिमोर, मेरीलैंड, यूएस में, और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हुई March 27, 2012, सांता क्रूज, कैलिफोर्निया में. ये एक अमेरिकन पोएट थी, स्कॉलर थी, टीचर थी, क्रिटिक थी, जिन्होंने ऑलमोस्ट 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री लिखे थे और 3 वॉल्यूम्स ऑफ एसेज भी लिखे थे. इनकी जो पोएट्री थी वो फॉर्मल से ट्रांसफॉर्म हुई थी स्टाइलिश पोएट्री में. और पहले इनकी जो पोएट्री थी दो वेल क्राफ्टेड हुआ करती थी, बट कहीं कहीं इमिटेटिव इफेक्ट आया करता था. बट ग्रेजुअली इनकी जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत ज्यादा पर्सनल और पावरफुल स्टाइल हो गया था. ठीक है, इनके जो वर्क में अक्सर एकोज मिलेंगे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म. ये जो पोम अभी हम पढ़ने वाले हैं, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, इसमें जो मैरिड वुमेन है वो जो रेस्ट्रिक्शंस झेलती हैं बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स और बिकॉज ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. मींस पेट्रियार्कल नॉर्म्स मींस जो मेल्स ने कुछ रूल्स बनाए जो वुमेन को फेस करना है, वो वाले रूल्स, उनकी वजह से बाउंडेशंस हैं इनके लिए बहुत ज्यादा. ठीक है, तो वो ही इसमें बताया हुआ है. अब इसकी जो थीम है, अब अगर हम इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है ऑप्रेशन ऑफ वुमेन, और दूसरा थीम है क्लाउट एंड अथॉरिटी ऑफ मेल. वुमेन को जो ऑप्रेस करते हैं मेल्स, और दूसरे वही है क्लाउट मींस पावर, इन्फ्लुएंस. वो जो मेल्स का पावर है, इन्फ्लुएंस है और अथॉरिटी है, वो ही है इसका थीम. ठीक है, यहाँ ये जो पोम है ये हाईलाइट करती है कि किस तरीके से ये जो वुमेन है, जो ऑन जेनिफर जैसी वुमेन है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जैसा मैंने बताया, पैट्रियार्कल नॉर्म्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से. ओवरबर्डन्ड है मैरिज की वजह से, फियर में है मैरिज की वजह से. और ये जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैंड है, ये यही सिंबलाइज करता है. ये जो बाउंडेशंस हैं या ये जो डरी हुई हैं मैरिज की वजह से, वो ही रिप्रेजेंट करता है. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. Aunt Jennifer ये एक पैनल पे टाइगर एम्ब्रॉयडर कर रही हैं. ठीक है, और कैसे टाइगर्स इन्होंने बनाए, जो जंप कर रहे हैं. ठीक है, एनर्जी से एकदम फिल्ड हैं. और कैसे हैं, वाइब्रेंट कलर के हैं, ब्राइट टोपैज. टोपैज बेटा प्रेशियस स्टोन होता है और ये बहुत ब्राइट येलो कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर का. तो ये जो ब्राइट टोपैज डेनाइजेंस टाइगर को बोल रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसे बोल रहे हैं, ये फॉरेस्ट को बोल रहे हैं. तो फॉरेस्ट के रेजिडेंट्स हैं ये जो वाइब्रेंट कलर के, येलो कलर के ये जो टाइगर्स हैं, और इतना एनर्जी इनमें है, इतनी पावर है इनमें, बहुत ज्यादा पावरफुल है कि जंप कर रहे हैं ये. ठीक है, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. तो वो जो ट्री के नीचे खड़े हुए हैं ये, ठीक है, और ये किसी से डरते नहीं है. ये फॉरेस्ट में फ्रीली रोम करते हैं और ये किसी भी मेल से या मेन से, ह्यूमन बीइंग से नहीं डरते हैं. और इतने पावरफुल होने के बाद भी ये वॉक करते हैं स्मूथली, एलिगेंटली, और बहुत ही कर्टियस हैं विमेन की तरफ. chivalric मींस कर्टियस, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन. स्लीक मींस एलिगेंट, पेस मींस वॉक. तो वो वॉक करते हैं एलिगेंट वे में और बहुत ज्यादा कर्टियस हैं, स्पेशली वुमेन के लिए. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. ये जो Aunt Jennifer है, ये बहुत ज्यादा डरी हुई हैं. तो जब ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो आइवरी नीडल, जो हाथी दांत के बनी हुई नीडल्स होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, तो उन्हें बस कपड़े में से तो निकालना है जब एम्ब्रॉयडरी करनी है, पर उसे वो भी इतनी ज्यादा हैवी लग रही है ना कि उसके हाथ शिवर कर रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ये क्यों इतनी डरी हुई है कि इससे वो नीडल्स भी नहीं पुल हो पा रही है, क्योंकि ये जो अंकल जिनसे इसने शादी की है, उनसे शादी के बाद जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, उससे ये बहुत ज्यादा डरी हुई है. ठीक है, और बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, ओवरबर्डन्ड है, इसलिए ये डरी हुई है, इसलिए ये इतनी वीक है कि इसकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, शिवर कर रही हैं. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. Ordeals means unpleasant experiences.
अभी जब आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी, तभी भी वो जो उसके टेरिफाइड, वो जो डरे हुए हाथ है ना, वो अभी भी ऐसे ही होंगे और अभी भी वो बाउंडेड होगी उन जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस उसके रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं इवन आफ्टर डेथ उसे फॉलो करने, मींस जब उसकी डेड बॉडी भी जानी है ना, तो वो जो सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं या जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल करनी होगी। तो यहाँ जो रिंग है इसका डबल मीनिंग है, एक तो लिटरल वो मैरिज रिंग और दूसरा जो है रिंग वो जो बाउंडेशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो डेथ के बाद भी इन सब बाउंडेशन से छूट जाएगी। वो जब जिंदा थी उसने तब भी ये सब झेला और अब जब उसकी डेथ हो गई है तभी भी उसे ये सब झेलना होगा। इस सब बर्डन के साथ ही जाएगी, इन सब बाउंडेशंस के साथ ही जाएगी वो। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन वो जो उसने पैनल में जो एम्ब्रॉयडरी की थी वो अभी भी उतने ही एनर्जेटिकली प्रांस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं और उतने ही प्राउड हैं और उतने ही करेजियस हैं। यानी कि आंट जेनिफर की डेथ होगी, उसकी लॉन्गिंग की डेथ नहीं होगी, उसकी जो डिजायर्स थी उसकी डेथ नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, वो चाहते रहेंगी। ये एक पॉजिटिव नोट पे खत्म होती हुई पोम लग रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रही है कि जब ये जो पैनल पे जो टाइगर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, यानी लॉन्गिंग वैसी ही रहनी है। तो यानी जब नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी विमेन की, वो लॉन्गिंग जो है वो कैरी ऑन होंगी और कहीं ना कहीं जाके ये जो होप है ये पूरी होगी कि ये जो विमेन है ये इन बाउंडेशन से बाहर है, ये बर्डनड नहीं है उन बाउंडेशंस में, राइट? दिस इज हाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम एंड्स। इसका पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो मैंने अलग से नहीं बनाया, इसी में समझा दिया, बहुत बड़ी पोम है नहीं। तो लेट्स डिस्कस नाउ। थर्ड लाइन में देखो, थर्ड और फोर्थ लाइन में देखो बेटा, दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। तो जब दो कॉन्सिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एनाफोरा, है ना? तो ये हो जाएगा एनाफोरा हमारा। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस पोम में एनाफोरा मिला है। ये देखो, ये जो सेकेंड लाइन में ब्राइट टोपाज डेनाइजेंस है, हम इसे मेटाफर बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेटाफर होगा और मेरे ख्याल से ये जो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है ये भी मेटाफर में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, सेकेंड स्टेंजा फर्स्ट लाइन, फिंगर्स फ्लटरिंग, first sound is repeated, consonant sound is repeated at the beginning of closely placed word. Many a times, as I have explained you, so here straight away I'm writing because first sound is repeated right at the beginning. See, I have underlined it, first sound. So it is alliteration. Alliteration. Which sound is repeated? F sound. Uncle's wedding band. So uncle's wedding band is used as symbol of restrictions after marriage. तो इसे symbol की तरह यूज करेंगे हम। Now sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. क्या ये सिनिक डके होगा बेटा? सिनिक डके क्या बताया था? जब एक पार्ट होल को रिप्रेजेंट करता है या फिर होल एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि इंडिया हैज वन द मैच, टीम मैच जीतती है, लेकिन हम बोलते क्या है? इंडिया हैज वन द मैच, सिनिक डके है। और यहां उसी तरह एक पार्ट जो है वो पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आंट जेनिफर्स हैंड, अब वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो उसकी पूरी बॉडी को वीक किए हुए, सिर्फ हैंड को नहीं वीक किए हुए है। ठीक है, तो फिर यहाँ ये सिनिक डके आ गया है। और यहां भी ये जो नेक्स्ट लाइन में टेरिफाइड हैंड्स यूज हुआ है ये भी सिनिक डके है। ठीक है, सिनिक डके एक बॉडी का पार्ट वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये सिनिक डके है। नाउ then others I don't find. Yes, in last line per sound is repeated right at the starting of the words. That means consonant sound is repeated. So once again here you will find alliteration. Okay, enjambment if we see, जब एक लाइन दूसरे लाइन में कंटिन्यू होती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के तो वहां हम एंजैबमेंट बोलते हैं। अब फर्स्ट में तो सभी में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क है, स्क्रीन के बाद कमा है, ग्रीन के बाद फुल स्टॉप है, ट्री के बाद सेमीकोलन है, देन सर्टेनिटी के बाद फुल स्टॉप है। तो यहां तो कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन वूल के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो यहां होगा एंजैबमेंट, बैंड के बाद होगा एंजैबमेंट, देन लाई के बाद होगा, मेड के बाद होगा। तो यहां लिख देते हैं, ये जो है ना ये है एंजैबमेंट। तो यहां तुम्हें 2-4 लाइन में एंजैबमेंट मिलेगा।
सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में एंड देन थर्ड स्टेंजा के भी फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में। ठीक है, तो यहाँ ये एन्चैंटमेंट है। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात करें तो लास्ट वर्ड देखते हैं राइमिंग स्कीम के लिए। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखो स्क्रीन, तुमने नाम दिया इसे ए। अब नेक्स्ट लाइन में देखो ग्रीन, तो क्या स्क्रीन और ग्रीन राइम हो रहे हैं? तो हाँ, ये राइम हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए ए। ठीक है, नेक्स्ट ट्री, ट्री क्या हो गया? बी, क्योंकि ट्री तो नहीं हो रहा है ना इससे रिसेंबल। लाइकवाइज सर्टेनिटी, तो यहाँ ए ए बी बी, राइट। लाइकवाइज वूल, पुल, बैंड, हैंड, lie, by, made, afraid, तो ये सारे ए ए बी बी, या तो हम इसे लिख सकते हैं पूरा जो राइम स्कीम आएगा, या तो हम इसे लिख सकते हैं ए ए बी बी, और या फिर हम इसे लिख सकते हैं ए ए बी बी, नेक्स्ट स्टेंजा के लिए सी सी डी डी, या फिर ई ई एफ एफ, तो ये दोनों ही सही जाएंगे। दो ये पोम बहुत शॉर्ट है बट इसमें मैसेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज मैसेजेस एज वेल। सी हियर, अब ये पोम डिपिक्ट क्या कर रही है? आंट जेनिफर के डिजायर्स और उसके सपने। कौन से थे उसके डिजायर्स? शी वांटेड टू बी लाइक टाइगर्स, फ्री, करेजियस, ओके, एंड देन द रियल पिक्चर ऑफ आंट जेनिफर्स लाइफ। तो एक तरफ तो ये बताया है कि उसकी लॉन्गिंग क्या है, और एक तरफ इन कंट्रास्ट उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो बताया, तो ये डिपिक्ट कर रही है ये पोम। ठीक है, नाउ सिंबल्स, कहां सिंबल्स यूज किए हैं? आंट जेनिफर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आंट जेनिफर रिप्रेजेंट कर रही हैं सभी विमेन को ऑल ओवर द वर्ल्ड वेज्ड अंडर द टायरेनिकल हैंड ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, मींस जो ऑप्रेस्ड हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हैं आंट जेनिफर। ठीक है, दूसरा सिंबल देखेंगे हम आंट जेनिफर के टाइगर्स। आंट जेनिफर के टाइगर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? उसके ड्रीम और डिजायर। वो भी पावरफुल होना चाहती है, फियरलेस होना चाहती है, डिसिसिव, लिबरेटेड होना चाहती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेडिंग बैंड, जहां जो कमांड है वो क्या है? मस्कुलिन है। ठीक है, मस्कुलिन का ही इन्फ्लुएंस है, वो ही पावर में है, तो ये वेडिंग बैंड वो सिग्निफाई कर रहा है। अंकल क्या डिनोट कर रहे हैं? ऑप्रेसर। अंकल कौन है? वो ऑप्रेसर हैं। आंट जेनिफर के हैंड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसकी रियलिटी लाइफ की। ठीक है, कि वो पूरी की पूरी लाइफ वैसी ही है, रिस्ट्रिक्टेड, बहुत डरी हुई सी है वो। नाउ जो वर्ड हमें हेल्प करते हैं टाइगर का एटीट्यूड समझने में, ये देखो पेस एंड प्रांस, ये क्या सजेस्ट करता है? स्ट्रेंथ और एनर्जी इन मूवमेंट। ये जो ब्राइट टोपैज कलर है ये उनका प्रोमिनेंट प्रेजेंस दिखाता है टाइगर्स का। देखो डेनाइजेंस मींस ऑक्यूपेंट्स, तो वो कितने फियरलेस हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग में, वो ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ शिवलरिक सर्टेनिटी क्या प्रेजेंट करता है? पावर भी है और वर्च्यू है, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ। ठीक है, पावरफुल हैं बट कर्टियस हैं, तो वो उनका चॉइस है, वो उनका नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है, देन प्रोसीडिंग ऑन टू जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल, इफ सच क्वेश्चन कम्स, अगर क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोम। आंट जेनिफर इज वीविंग अ टेपेस्ट्री विद अ पिक्चर ऑफ टाइगर्स representing her desire. She pines for the quality she has endorsed to these tigers. She is longing for it. She is desirous for all the qualities that she has endorsed to tigers. तो ये है, with the death of one oppressed woman, oppression will not vanish from the face of humanity. इसमें ये भी बताया है कि एक लेडी जो ऑप्रेस्ड है उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसा नहीं कि उसके डेथ के साथ ऑपरेशन खत्म हो गया, नहीं, आगे की भी जो जनरेशंस आएंगी वो उतनी ही ऑप्रेस्ड होंगी, दो उनकी लॉन्गिंग और डिजायर्स रहेंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट टू लाइंस क्या है कि मॉर्टल आंट, ह्यूमन बींग्स हैं, डेथ होगी ही, तो मॉर्टल है आंटी, है ना, जिनकी डेथ होनी ही है, उन्होंने क्या बनाया है? इमॉर्टल टेपेस्ट्री ऑफ टाइगर्स। ठीक है, खुद उनकी डेथ होनी है बट उन्होंने एक पैनल पे बनाया जिसकी डेथ कभी नहीं होगी, लिविंग बीइंग थोड़ी है, वो तो एम्ब्रॉयडर किए हुए हैं। और दूसरे, इवन इफ द women with the desire die, it does not end the desire of freedom of other women in this patriarchal society. तो वो women की डेथ होगी बट उसकी डिजायर, उसकी लॉन्गिंग की डेथ नहीं होगी। ठीक है, it will go on to next generations. Now, when we talk about the contrast in the poem, Aunt Jennifer is an oppressed woman dominated by male superiority, victimized, fearful, indecisive, weak, timid, shivering in fear, stifled and weighed from the marriage, whereas the tiger she weaves are chivalric, fearless, assertive, strong and energetic. तो एक तरफ तो जहां पोम में आंट जेनिफर को दिखाया जो बहुत डरी हुई हैं, ऑप्रेस्ड हैं, डोमिनेटेड हैं मेल सोसाइटी से, ठीक है, कंप्लीटली होपलेस हैं, वीक हैं,
इसके ऑपोजिट ये जो टाइगर्स हैं वो बहुत ज्यादा शिवलरिक हैं, फियरलेस हैं, असर्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, करेजियस हैं। तो ये कंट्रास्ट दिखाया है पोम में, ठीक है, उनकी लॉन्गिंग्स के और उनके रियल लाइफ के बीच में, राइट। अब आन जेनिफर का फ्यूचर क्या होगा? आन जेनिफर जो हैं वो सबसर्विएंट हैं, पहले से ही सबमिसिव सी हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उसके बाद ग्रेजुअली उनकी आइडेंटिटी खो जाती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो वो खुद को खो देती हैं वहां, और इवन डेथ के बाद वो मजबूर हैं वो सारे रूल्स फॉलो करने के लिए जो पेट्रियार्कल सोसाइटी ने बनाए हैं, ठीक है। तो यही होना है फ्यूचर आन जेनिफर का, कुछ भी लॉन्गिंग हो, ऑप्रेस्ड हैं, बाउंडेड हैं, बाउंडेशंस हैं, फोर्स्ड हैं बहुत सब कुछ फॉलो करने के लिए, और वो डेथ के बाद भी वैसा ही रहना है। तो उनका फ्यूचर वैसा ही है, होपलेस, डार्क, और आगे तक भी वैसा ही रहना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कम टू एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग वेल along with explanation, poetic devices, and the additional points that I have included in this video. If the video has helped you to solve your doubts, please like, subscribe, and share. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.